हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में बिहार शिक्षक नियमावली 2024 जारी किया गया है और यह बिहार गजट प्रकाशित किया गया है 18 मार्च 2024 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। पटना सोमवार 18 मार्च 2023 शिक्षा विभाग। अधिसूचना 15 मार्च 2024। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024। यानी कि जो 2023 में नियमावली आया था उसमें संशोधन किया गया है और इसमें कुछ अलग अलग बातों का जिक्र किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन करते हैं तथा निम्नलिखित नियमावली अधिसूचित करते हैं। यानी कि 2023 में जो नियमावली जारी किया गया था उसमें संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है देख लीजिए। एक में संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। और 2 में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 के उप नियम यहाँ प्रधान शिक्षक का विलोपन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 के उप नियम 20 से प्रधान शिक्षक को विलोपित किया जाता है। बहुत से अभ्यर्थियों के यहाँ इसमें भ्रम है कि यह प्रधान शिक्षक को विलोपित क्यों किया गया है। तो 2023 में जब यह नियमावली जारी किया गया था उस समय प्रधान शिक्षक के लिए कोई नियमावली नहीं था बिहार में। तो 2024 में प्रधान शिक्षक नियमावली जारी कर दिया गया है। अब उसी के अनुसार बहाली होगा और यहाँ से हटा दिया गया है। अब प्रधान शिक्षक नियमावली का अलग से अधिसूचना जारी किया गया है। 3 में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 के उप नियम 6 का प्रतिस्थापन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 के उप नियम 6 का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यहाँ उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो यह सोच रहे थे कि इस बार TRE 3 में मेरा 3 चांस ख़त्म हो गया है तो हमें आगे बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और सभी अभ्यर्थी एक बात पूछ रहे थे कि यहाँ बैठने का नियम क्या है। तो एक बात समझ लीजिए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर से एक बार आप बैठ सकते हैं। TRE 1 में एक बार बैठ गए, अगर मान के चलिए कि इसमें आप अगर सभी के लिए एलिजिबल हैं, अगर मान के TRE 4 आ रहा है यानी TRE 3 ही है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन किए, एक ही रजिस्ट्रेशन से सभी आपको भरना है जो भी आप एलिजिबल हैं। मान के चलिए कि आपने BEd और DLEd दोनों किया है तो यहाँ कक्षा 1 to 5 के लिए भी भरेंगे, 6 to 8 के लिए भरेंगे, 9 to 10 के लिए भी भरेंगे और 11 12 के लिए भरेंगे। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से एक बार आपको चांस मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि आप 6 to 8 में भर दिए और अगले बार सोच रहे हैं कि 9 to 10 में भरेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। एक बार में ही आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर से जो भी आप आ रहे हैं इसके अंतर्गत आप भर सकते हैं। 4 में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 के बाद निम्नलिखित नियम 13 का फिटमेंट मैट्रिक्स का अंतः स्थापन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के नियम 13 के बाद निम्नलिखित 13 मतलब कि का फिटमेंट मैट्रिक्स के रूप में अंतः स्थापित किया जाता है। 13 का फिटमेंट मैट्रिक्स। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलोगन क के अनुसार होगा। आगे आपको बताया जाएगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति को इंगित करता है। 5 में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक
नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 क के बाद निम्नलिखित नियम 13 ख प्रोन्नति का अंतःस्थापन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 क के बाद निम्नलिखित नए नियम 13 ख प्रोन्नति के रूप में अंतःस्थापित किया जाता है। अब यहाँ अच्छा मतलब यहाँ है कि 13 ख में प्रोन्नति का भी प्रावधान रखा गया है। पहले क्या था कि जो शिक्षक बीपीएससी से नियोजित थे पहले भी उन्हें प्रमोशन मिलता था, लेकिन जो भी नियोजित शिक्षक थे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता था। तो अब जो नियोजित शिक्षक है उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद उन्हें 8 वर्षों में एक प्रोन्नति दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ विद्यालय अध्यापक की श्रेणी, तो यहाँ कक्षा 1 to 5 के लिए विद्यालय अध्यापक, प्रोन्नति के लिए विद्यालय अध्यापक की अगली श्रेणी क्या होगा तो 6 to 8 होगा। प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 वर्ष होगा। अभियुक्तियाँ क्या है तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार मतलब यहाँ आपका होगा। उसी प्रकार 2 में कहा जाए 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के लिए 6 to 8 में वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे और यहाँ 8 तक मतलब कि 8 वर्षों में प्रोन्नति होगा। और स्व स्थानिक उत्क्रमण 3 में कहा जा रहा है कि 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक यहाँ 11-12 में जाएंगे 8 वर्ष के उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार। कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक वरीय बनेंगे और स्थानिक उत्क्रमण। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 में अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी एवं विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की तत्समय प्रवृत्ति नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी कि आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारा 8 वर्ष हो गया है तो हमें प्रोन्नति दिया जाए। उस समय अगर वैकेंसी खाली रहा तो आपको प्रोन्नति दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। 6 में कहा जा रहा है कि विद्यालय अध्यापक, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 14 का प्रतिस्थापन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 14 अनुशासनिक कार्रवाई निम्न प्रकार यहाँ रहेगा। क्या रहेगा देख लीजिए। 14(1) में विद्यालय अध्यापक का औचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए से अनुशासनिक अधिकारी के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। 14(2) में कहा जा रहा है विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में से एक विद्यालय अध्यापक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का सक्षम होगा। उसके बाद यहाँ क में कहा जा रहा है कि कार्य से अनधिकृत अनुपस्थिति। ख में कहा जा रहा है कि जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता। ग में कहा जा रहा है कि विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना। घ में कहा जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता के मामले में। अंग में कहा जा रहा है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव। च में कहा जा रहा है किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना। 6 में कहा जा रहा है कि बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन। कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे। नियम 17 का उल्लेख आचार संहिता। और 14(3) में कहा जाए कि साझा समझा गया निलंबन। कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस, सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्रावधान ऐसा आदेश जारी करेगा। यानी कि अगर 48 घंटे से अधिक आप रहे तो आपको निलंबित समझा जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि अनुशासनिक प्रक्रिया प्राधिकार दोषी विद्यालय अध्यापक पर निम्नलिखित दंड अध्यारोपित कर सकेगा। बृहद दंड क्या है? बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले पद पर पदोन्नति, कम वेतन में पदोन्नति, संचयी प्रभाव में वेतन वृद्धि यानी वेतन वृद्धियों को रोकना। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ लघु दंड में क्या होगा तो निंदन होगा। निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार समक्ष उपस्थित दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। 3 में कहा जाए वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिन से अधिक नहीं हो। यानी कि अगर किसी कारण कोई अनियमितता होता है तो एक दिन में अगर मतलब एक बार में 15 दिन से अधिक का वेतन नहीं काटा जाएगा।
और यहाँ 4 में कहा जा रहा है गैर संचयी प्रभाव में वेतन वृद्धि, यानी वेतन वृद्धियों को रोकना, और प्रोन्नति रोकना भी यहाँ लघु दंड के रूप में आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि इसमें संशोधन ज़्यादा किया गया है कार्रवाई करने से संबंधित। 14.5 में कहा जा रहा है कि विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया। अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर वृहद दंड या लघु दंड का प्रथम दृष्टता मामला बनता है। इस प्रायोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक से 7 दिन का समय देते हुए एक कारण परीक्षा पूछ सकता है कि उनके विरुद्ध बृहत व लघु दंड अधिरोपित करने के लिए जैसा भी मामला हो कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की जाए। उत्तर प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार यह तय करेगा कि बृहद दंड कार्रवाई या लघु दंड कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या मामले को बंद करना है। यदि आरोपित विद्यालय अध्यापक ऐसी 2 सूचनाओं का उत्तर नहीं देता है तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले को एकपक्षीय रूप से तय करने के लिए सक्षम होगा। यदि अनुशासनिक प्राधिकार बृहद या लघु दंड के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का विकल्प चुनता है तो इन नियमों में उल्लेखित आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। निलंबन। उपयुक्त वर्णित कारणों से अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक को निलंबन पर रख सकता है, परंतु अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक को निलंबन के अधीन रखने से पूर्व कारण परीक्षा करेगा। निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक का मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा। यानी कि यहाँ आप अगर निलंबन भी होते हैं तो 50% आपको मिलेगा। मान के चलिए आपका सैलरी 40,000 है तो 20,000 रुपये आपको दिया जाएगा निलंबन की अवधि में। बृहद दंड अध्यारोपित करने की प्रक्रिया। जब भी अनुशासनिक प्राधिकार के पास यह विश्वास हो का आधार हो कि विद्यालय अध्यापक ने इस नियमावली में विहित किसी भी नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया है अथवा नियमानुसार कार्य नहीं किया है तो वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी व कर्मी से दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के साथ एक मसौदा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकार एक जांच पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन करेगा। जांच प्राधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा और आरोपित विद्यालय अध्यापक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। यानी कि बृहद दंड में क्या होगा कि आप कि अपना पक्ष रख सकते हैं। जांच पदाधिकारी ऐसे कागजात दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो। जांच प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही 2 महीने के अंदर पूरी कर लेगा। यदि आरोपित विद्यालय अध्यापक 2 तिथियों पर जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो जांच पदाधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एक पक्षीय समर्पित करने के लिए सक्षम होगा। यानी कि अगर कोई विद्यालय अध्यापक पर बृहद दंड चल रहा है तो वह अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। अगर वह उपस्थित नहीं हुआ सक्षम प्राधिकार के पास तो एक पक्षीय कार्रवाई किया जाएगा। 14.6.2 में कहा जा रहा है कि विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद जांच अधिकारी एक जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा और उसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकार को भेजेगा। 14.3 में कहा जा रहा है कि अनुशासनिक प्राधिकार अपने पास उपलब्ध पदाधिकारियों में से एक जांच पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा या जिला पदाधिकारी से जिले में उपलब्ध पदाधिकारियों से इसकी नियुक्ति का अनुरोध कर सकेगा। 14.4 में कहा जाए अनुशासनिक प्राधिकार जांच अधिकारी के समक्ष विभाग के मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। ऐसा प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी विभाग के प्रखंड स्तर के कर्मचारियों में से हो सकता है। वैकल्पिक रूप से वह जिला पदाधिकारी से अन्य विभागों के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा। और लघु दंड अध्यारोपित करने की प्रक्रिया। जहां अनुशासनिक प्राधिकार की राय में मामला मामूली दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त है वहां वह आरोपित विद्यालय अध्यापक को पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कारण परीक्षा पूछे क्यों नहीं उस पर विशेष लघु दंड अधिरोपित किया जाए। आरोपित विद्यालय अध्यापक से उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार उस
विशेष लघु दंड को अधिरोपित करेगा। काम नहीं वेतन नहीं नियम। जहां जिले के किसी प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर विद्यालय का कोई विद्यालय अध्यापक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा प्राधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित के वेतन को तुरंत रोक दे। इसके बाद 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थिति से कारण बताओ पूछा जाएगा और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थिति के वेतन की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर कोई यहाँ आ नहीं रहा है तो उसकी वेतन कटौती किया जाएगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सशर्त नियमावली 2023 के नियम 14 का अपील का अंतःस्थापन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सशर्त नियमावली 2023 के नियम 14 के बाद निम्नलिखित 14 का अपील के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा। क्या है 14 का में अपील? अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित कोई भी आदेश पारित करने के 15 दिनों के अंदर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के समक्ष अपील करेगा और उसके बाद 30 दिन के अंदर सुनवाई होगा। और बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में एक नया नियम 14 ख पुनरीक्षण का अंतःस्थापन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सशर्त नियमावली 2023 के नियम 14 क के बाद निम्नलिखित 14 ख पुनरीक्षण के रूप में अंतःस्थापित करेगा। और ख क्या है यह भी देख लीजिए। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष होगा। पुनरीक्षण अपील के निष्पादन के समय 15 दिन के अंदर दायर किया जाना चाहिए तथा प्रमंडलीय आयुक्त 30 दिन के अंदर इसका निष्पादन करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि अगर आपको मतलब यहाँ किसी प्रकार की कोई दंड दिया जाता है तो आप उस पर अपील कर सकते हैं। और 9 यहाँ क्या है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सशर्त नियमावली 2023 के नियम 16 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रतिस्थापन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 16 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का निम्नलिखित से प्रतिस्थापना होगा। क्या होगा? तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण के अधीन होगा। बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पूछ रहे थे, कन्फ्यूजन भी था कि क्या जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं या जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उन्हें अनुकंपा को नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 100% मिलेगा। देख लीजिए यहाँ अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण के अधीन होगी। यानी कि आपके परिजन उस योग्यता को फिल करते हैं तो आपको मतलब कि यहाँ नौकरी मिलेगा। इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता एवं रिक्ति के अधीन होगी। यानी कि अगर आपकी मृत्यु हो जाता है तो आपको परिजन को नौकरी मिलेगा, लेकिन उस समय रिक्तियों के अनुसार होगा कि आपको मतलब यहाँ अपेक्षित योग्यता और रिक्ति के अधीन होगी। आपका योग्यता क्या है, यानी बीएड है, डीएलएड है, नहीं है, तो योग्यता के अनुसार और रिक्ति के अनुसार आपको यहाँ दिया जाएगा। तो 100% आप मान के चलें कि आपको यहाँ अनुकंपा को नौकरी मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ शिकायत का विलोपन किया जा रहा है और नियमों का प्रतिस्थापन। और के पाठक यहाँ देख लीजिए, यही है फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल। आप सभी जान रहे हैं कक्षा 1 to 5 का 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है, वरीय 6 से 8 का 30,000 और 9 से 10 का 31,000 और 9, 11 से 12 का 32,000 और वरीय के यहाँ 34,000। या वरीय कहाँ से आए? तो नियोजित शिक्षक में भी यहाँ फिटमेंट मैट्रिक्स रखा गया है और उसमें वरीय भी होंगे बीपीएससी से। उसके बाद देख लीजिए यहाँ आगे 12 विद्यालय अध्यापकों की श्रेणी प्रविष्टि भुगतान यह होगा, इतना तक आपका मतलब सैलरी जाएगा, यह मूल वेतन तक। चलिए यह यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग जीके मल्टी चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।